चलिए ये स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है? इसमें वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अनदर। एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो दूसरी पार्टी को सेव करेगी, बचाएगी। किससे बचाएगी? फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम। जो भी अगर उसको लॉस होता है उससे, किसकी वजह से लॉस होता है? या तो प्रॉमिसर की वजह से या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज ए ने प्रॉमिस किया बी को। क्या प्रॉमिस किया? प्रॉमिस टू कंपनसेट इफ सी टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट एडवांस ग्रांटेड बाय सी टू बी। ए ने बी को बोला कि अगर सी ने कोई भी लीगल एक्शन लिया अगेंस्ट द एडवांसेस ग्रांटेड बाय सी टू बी, सी ने जो भी एडवांस दे रखा है बी को, उसको रिकवर करने के लिए अगर कोई लीगल एक्शन लिया तो ए जो है उस केस में बी को हेल्प करेगा, कंपनसेट करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ए है दैट इज द वन पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू सेव अदर। अदर कौन है यहाँ पे? बी। फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय प्रॉमिसर, या तो प्रॉमिसर की वजह से या कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। तो यहां अदर पर्सन है कौन? सी। समझ में आई बात? जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर। जैसे यहां पर ए ने प्रॉमिस किया तो ही विल बी कॉल्ड एज इंडेमनीफायर। और जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसको बोला जाता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, जो इस केस के अंदर बी है। समझ में आई बात? तो बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अदर। वन पार्टी जो है वो इंडेमनीफायर है। अदर कौन है? इंडेमनिटी होल्डर। फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। अच्छा, टू सेव का मतलब भी अगर मैं बोलूं तो होता है टू इंडेमनीफाई। अगर आप इसे टेक्निकल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनीफायर promises to indemnify indemnity holder from loss caused to him by promiser himself or conduct of other person। समझ में आई बात? ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर? अच्छा, अब वो अदर पर्सन जो है वो जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसर उसको जानता ही हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक्स ने अप्लाई किया फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी। एक्स ने बोला कि मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, आप मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दीजिए। अब कंपनी ने एक्स से एक एफिडेविट साइन करवा लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। क्या? कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपका सर्टिफिकेट खो गया है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको देते हैं, लेकिन कल दिन अगर कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाता है और वो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं मिस्टर एक्स हूं और उसकी वजह से कंपनी को कोई नुकसान होता है, तो फिर उस केस में आप जो है कंपनी को कंपनसेट करोगे। कंपनी ने क्या बोला? आस्क एक्स टू कंपनसेट फॉर द लॉस द कंपनी मे सफर। है नहीं? हो सकता है इन केस ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर पर्सन। तो यहां पर कंपनी ने एक्स से ये गारंटी या सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। वाई सो? क्योंकि कंपनी विल बी कंपनसेटेड बाय द एक्स। अब यहां पर वो व्यक्ति कौन हो सकता है? अदर पर्सन। जरूरी नहीं है एक्स उसे जानता हो, इसीलिए मैंने लिखा है कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। तो अदर पर्सन जो है वो जरूरी नहीं है कि जो आपका इंडेमनीफायर है उसको जानता ही हो। देखिए, अदर पर्सन मे बी नोन और अननोन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट against whom indemnifier has promised to compensate indemnity holder। समझ में आई बात? इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अदर पर्सन को जो इंडेमनीफायर है वो जानता हो? ये जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनसेट फ्रॉम लॉस शुड बी लॉफुल। अब ये क्या है? इसके लिए आप ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए। ए आस्क बी टू बीट सी promising to indemnify him against the consequences। ए ने बोला बी को कि तू जाके सी को पीट और जो होगा मैं देख लूंगा। The promise of A cannot be enforced। Why? So suppose B beats C
एंड इज फाइन ₹1000 और बी पे 1000 रुपये का फाइन लगता है. बी कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्रॉम ए बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल. तो मेन कॉन्ट्रैक्ट की तो सारी बातें ऑब्वियसली पूरी होनी चाहिए. तो आप जितना मैंने लिखा है सिर्फ उतना नोट डाउन कर लीजिए और कुछ नहीं करना. और उसके अलावा ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आप कर लीजिए और ये आपका इतना पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है कि इंडेमनिटी क्या है. जब एग्जाम में लिखेंगे तो पूरी एक स्टेटमेंट में लिख के आना इस तरीके से. वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. यही चीज़ यहाँ पर आपको दी है. तो आप कुछ मत करिए, जितना भी ये ऑरेंज उसमें आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपको जो है वो नोट डाउन करना है. ठीक है, और ये एग्जाम्पल जो है ये आप नोट करेंगे फास्ट. चलिए, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. बड़े ध्यान से देखिए, 3 चीजें हैं: डैमेजेस, कॉस्ट, ऑल सम. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सपोज इंडेमनिटी होल्डर पे किसी ने केस कर दिया. अब इंडेमनिटी होल्डर पे अगर किसी ने केस कर दिया और उसकी वजह से कोई भी उसे डैमेजेस पे करने पड़ते हैं तो वो डैमेजेस जो है वो इंडेमनीफायर से जो है रिकवर कर सकता है. अब बड़े ध्यान से समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे यही था, यहां पर कंपनी है. अब कंपनी के पास कल दिन सपोज एक मिस्टर वाई आते हैं. वो कहते हैं कि आपने जो एक्स को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया वो गलत है, वो कायदे से मेरा सर्टिफिकेट था और उसने आपसे गलत तरीके से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाया. और वो कंपनी पे केस कर देते हैं मिस्टर वाई. तो इस केस के अंदर कंपनी जो है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एंटर कर चुकी है मिस्टर एक्स के साथ. तो कंपनी को अगर कोई भी डैमेजेस पे करने पड़ते हैं मिस्टर वाई को तो वो मिस्टर एक्स से रिकवर कर सकती है. समझ में आई बात? अब देखिए, ऑल डैमेजेस लिखा हुआ है, आपको इसे लिख के कैसे आना एग्जाम में? All damages which the indemnity holder is liable to pay against which indemnifier promised to indemnify. देखो, मेन कीवर्ड आपने ध्यान रखना है. अब आगे देखो, लाइन अपने आप बनाइए. which the indemnity holder is liable to pay. आप इसको और सिंपल कर सकते हो, is liable to pay. अगर आप इसे और सिंपल करना चाहो, can be recovered from indemnifier. ये लो, और आसान हो गया. तो देखिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ डैमेजेस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप डैमेजेस लिख के आ जाएंगे. सेंटेंस पूरा बना के आना है लॉ का. समझ में आई बात? उसके बाद जो भी कॉस्ट आती है, सपोज एक तो डैमेजेस हो गए, सपोज कंपनी ने लॉयर हायर किया, लीगल फीस पे करनी पड़ी कंपनी को, तो वो जो भी कॉस्ट आती है दैट कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स. सो ऑल लीगल कॉस्ट विच द इंडेमनिटी होल्डर पेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इंडेमनीफायर. ठीक है. अब इसके अलावा अगर कोई सम पे करना पड़ा, देखिए डैमेजेस और ऑल सम्स में बहुत डिफरेंस होता है. जो आपने फर्स्ट एग्जांपल देखा था यहाँ पर कि ए ने प्रॉमिस किया बी को टू कंपनसेट इफ सी टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट एडवांस ग्रांटेड बाय सी टू बी. तो सपोज सी ने 5,000 रुपये बी से लेने थे और उसके लिए लीगल एक्शन लिया और उसके अंदर सी ने बी से जो है 7,000 रुपये क्लेम किए. एक तो 5,000 रुपये जो उसने ओरिजिनली लेने थे प्लस 2,000 रुपये डैमेजेस, क्योंकि उसका जो वक्त बर्बाद हुआ उसके लिए. तो जो डैमेजेस वाला पॉइंट है वो तो आपका यहाँ से कवर अप हो गया, बट जो ओरिजिनल अमाउंट रिकवर करना था वो ये ऑल सम विच ही मे पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज. तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, ऑल सम्स विच द इंडेमनिटी होल्डर पेड अंडर एग्रीमेंट अगेंस्ट विच इंडेमनीफायर प्रॉमिस्ड टू कंपनसेट. तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है: डैमेजेस, कॉस्ट, ऑल सम which the indemnity holder paid under agreement against which indemnifier promised to compensate. समझ में आई बात? सिंपल सी वर्ड्स में ये 3 पॉइंट इस तरीके से आप लिख लीजिए और इसमें हाईलाइट कर दीजिए डैमेजेस को, लीगल कॉस्ट को और सम को. समझ में आया? चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की. क्या होता है? सपोज ए ने लोन लिया बी से. अब ए ने लोन लिया बी से और सी ने गारंटी दी ए की कि अगर
ए लोन वापस नहीं करता है तो सी विल रीपे द अमाउंट टू बी। गारंटी टू बी फॉर लोन टेकन बाय ए, किसने दी? सी ने। किसको? बी को। ठीक है, तो इस केस के अंदर सी जिसने गारंटी दी है उसको हम बोलते हैं श्योरिटी, और जिसको गारंटी दी गई है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, और जिसको फायदा मिला है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डेटर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर जिसके अगेंस्ट गारंटी दी गई है, क्रेडिटर जिसको गारंटी दी गई है, श्योरिटी जिसने गारंटी दी है। ठीक है, इसको आप एक बार जो है सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इशू अराइजेस कि सी ने बी को गारंटी दी। अब सी ने अगर बी को गारंटी दी तो देखिए, फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। सो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर सी हियर? सी गारंटी दे रहा है बी को, तो उसके बदले में सी को क्या मिल रहा है? व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर सी? Contract of guarantee, creditor and surety. What is the consideration for surety? That is the C. तो देखो, C के कहने पर ही B ने लोन दिया A को। क्या अगर C गारंटी ना देता तो क्या A को लोन मिल जाता? Obviously the answer is no, क्योंकि C ने गारंटी दी B को, इसलिए B ने A को लोन दिया। तो लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर दैट लोन प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर टू प्रिंसिपल डेटर दैट इज ए, लोन प्रोवाइडेड बाय बी टू ए अगेंस्ट द गारंटी ऑफ श्योरिटी दैट इज द सी इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी। मतलब लॉ ने ये बोला कि श्योरिटी के कहने पर ही, उसके गारंटी देने पर ही ए को लोन मिला, और क्योंकि उसके कहने पर ही, उसकी जुबान की इतनी वैल्यू है, देखो उसकी गारंटी की इतनी वैल्यू है कि ए को लोन मिल गया, प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल गया। सो लॉ ने कहा कि इट्स अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आपको लिखना है कि दैट लोन प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर टू प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट द गारंटी ऑफ श्योरिटी इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। समझ में आई बात? तो इसको एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो एग्जांपल्स हैं उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। समझ में आई बात? चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। जो श्योरिटी की लायबिलिटी है उसका नेचर क्या है? तो सबसे पहले इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मीन्स दैट द श्योरिटी इज लायबल टू पे फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लायबल। लेट अस take the very simple example. Suppose A ने एक बिल एक्सेप्ट किया हुआ है B का, बिल ऑफ एक्सचेंज, और A जो है डिफॉल्ट कर देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज था 5,000 का, तो B क्या करता है? नोटिंग चार्जेस पे करता है, उस पर 100 रुपये प्लस बिल है 5,000 का, टोटल कितने हो गए? 5100। तो here B can recover from C, that is the surety, how much amount? 5100। क्यों? क्योंकि B A से जितना रिकवर करने के लिए एंटाइटल है, सेम अमाउंट ही कैन रिकवर फ्रॉम श्योरिटी। Co-extensive with that of principal debtor means that the surety is liable for what principal debtor is liable। समझ में आई बात? Sure। कोएक्सटेंसिव मतलब यहाँ पे क्या है? सेम एज। इसके बाद सेकंड पॉइंट, एज सून एज प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी बिगिंस। जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है, श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। श्योरिटी ये नहीं कह सकता क्रेडिटर को कि पहले आप ए पे केस करो, उससे रिकवर करने की कोशिश करो, अगर वो नहीं देता है तो मेरे पास आना, ऐसा नहीं। As soon as he will default, the principal debtor will default, the liability of surety will arise। देखिए, जितना मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है सिर्फ उतना करना है। थर्ड पॉइंट, debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, the liability of surety also ceases। In the sense,
सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, सी ने ए की गारंटी दी हुई थी बी को 10,000 रुपए की, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट निकलता है जिसकी वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि ए ने कभी बी से एडवांस लिया ही नहीं था। कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट है, साइन मिसमैच करते हैं, एग्रीमेंट ठीक नहीं है, कुछ भी। तो अगर ए जो है वो फ्री हो गया बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट, तो सी भी बाय डिफॉल्ट जो है फ्री हो जाता है। अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी ऑल्सो सीजेस, वही खत्म हो जाएगी। फोर्थ, द क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब सपोज ए ने डिफॉल्ट किया, मैंने अभी आपको ये बात बताई है, ए ने डिफॉल्ट किया, तो बी ने क्या किया, श्योरिटी को अप्रोच किया और सीधे सी पे ही लीगल केस कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। तो हेयर सी कैन नॉट टेक द प्ली कि पहले आप ए पे केस करो फिर मेरे पे केस करना। नो, क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट। हाँ, अगर कुछ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी फर्स्टली क्रेडिटर विल start the legal proceedings against A, and if legal proceedings are not successful only then he can approach the C, तो बात अलग है अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अदरवाइज लॉ तो ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्रेडिटर पे सीधा राइट है कि वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है श्योरिटी में। तो ये 4 पॉइंट्स जो आपको मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, इतने आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, तो ये 4 पॉइंट ऐसे ही आपको लिख के आने। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गारंटी, तो इसमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कंसेंट है श्योरिटी की, इट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। इट कैन बी ओरल और रिटन। किसी मिसरिप्रेजेंटेशन से या कोई चीज छुपा करके हमने गलत तरीके से श्योरिटी से कंसेंट ना ली हो, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है गारंटी। और थर्ड पॉइंट जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा, क्रेडिटर कैन स्टार्ट प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली अगेंस्ट श्योरिटी विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी में एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का आ जाता है, और ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खुद करें क्योंकि आपको दोनों के बारे में चीजें पता लग चुकी हैं कि इंडेमनिटी क्या है और गारंटी क्या है, ठीक है। इसके बाद देयर इज अ टर्म कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, विच एक्सटेंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। यही आपको ध्यान रखना है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे बड़े ध्यान से देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से उसने समझाया, ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी। बी जो है सी को जॉब देगा, ठीक है। मतलब बी जो है वो एक तरह से जॉब देगा किसको, सी को। इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बीज जमींदारी promises B to be responsible to the amount of 5,000 rupees। और A ने गारंटी दी किसको, B को, कितने रुपए की, 5,000 रुपए की, कि C अगर कोई घपला करता है तो 5,000 रुपए तक की मेरी जिम्मेदारी है फॉर ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय C ऑफ दोस रेंट्स। तो दिस इज अ केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी की देखो, ए ने बी को क्या बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए की गारंटी देता हूं, अब सी को जॉब दे दो रेंट कलेक्ट करने की। सी से कोई भी गड़बड़ी होती है, वो नहीं कर पाता या कुछ भी होता है, तो 5,000 रुपए तक की मैं गारंटी आपको देता हूं। तो सी बार बार जाएगा, रेंट कलेक्ट करेगा, नंबर ऑफ लोगों से हर महीने करेगा, और ए की जो गारंटी है वो बनी रहेगी, लेकिन कहां तक लिमिट रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होता है फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जो एक लंबे समय तक चलती है। समझ में आई बात, फटाफट नोट करिए फास्ट। डिस्चार्ज ऑफ ए श्योरिटी, कब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, तो 3 केसेस हैं, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। व्हाट इज दिस रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सपोज मिस्टर सी ने ए की गारंटी दे रखी थी टू बी, बी यहां पे क्रेडिटर है,
और ए जो है वो श्योरिटी। उसने गारंटी दे रखी थी सी ने कि आप ए को माल सप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए डिफॉल्ट करता है तो आई विल पे, ठीक है। उसने बोला था गुड सप्लाई करो। अब सी ने क्या किया, नोटिस दे दिया। नोटिस दिया ऑन 1 अगस्त कि फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट्स टू बी कलेक्टेड बाय बी फ्रॉम ए। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब सी ने तो नोटिस दे दिया 1 अगस्त को कि मैं अब ए की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन दिस विल बी फॉर ओनली फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, इन द सेंस कि सपोज बी ने ए को गुड सप्लाई किए थे कुछ ऑन 15 जुलाई ऑफ ₹1 लाख, फिर 5 अगस्त को सप्लाई किए ऑफ 50,000। तो इस 1 लाख रुपए के लिए जो है सी विल रिमेन लायबल, क्योंकि नोटिस उसने 1 अगस्त को दिया है और जो नोटिस दिया होता है उस फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, नॉट फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट हैव बीन ऑलरेडी एंटर्ड इनटू। 5 अगस्त को वो जो 50,000 रुपए के गुड्स सप्लाई किए हैं बी ने ए को, उसके लिए सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने 1 अगस्त को नोटिस दे दिया था। तो मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बट नॉट फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी एंटर्ड इनटू। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल इग्नोर करिए, ये नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। बड़े ध्यान से समझिए, श्योरिटी की अगर डेथ हो जाती है तो फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ जो है गारंटी रिवोक हो जाती है। क्यों? क्योंकि श्योरिटी की डेथ हो गई। इवन इफ क्रेडिटर हैड नो नॉलेज ऑफ श्योरिटीज डेथ, अगर श्योरिटी की डेथ की नॉलेज क्रेडिटर को नहीं भी है तब भी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन जो है गारंटी इन्वोक हो जाती है। हाँ, फॉर ट्रांजैक्शंस दैट had been already entered into, for that obviously the state of deceased surety is however liable for those transactions which had already taken place during the lifetime of the deceased. In short, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो सपोज 1 अगस्त को श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो श्योरिटी की स्टेट है, प्रॉपर्टी है, उससे 15 जुलाई वाला अमाउंट तो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन 5 अगस्त को जो ट्रांजैक्शन हुई है बी और ए के बीच में वो रिकवर नहीं किया जा सकता, चाहे क्रेडिटर को श्योरिटी की डेथ की नॉलेज है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, जितना आपको बताया जा रहा है इसमें आप ये नोट डाउन करेंगे, फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन फ्रॉम डेट ऑफ डेथ इवन इफ क्रेडिटर हैड नो नॉलेज ऑफ श्योरिटीज डेथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। समझ में आई बात? श्योर, सिर्फ इतना आपको नोट डाउन करना है।